रघु, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया। ये खेत मेरा है, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। रघु चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हरियापुर गांव में रघु नाम का एक किसान अपने खेत में पहुंचा ही था कि तभी उसकी नजर दूसरे खेत पर बैठे हुए बिरजू पर पड़ी। रघु तुरंत बिरजू के पास जाकर बोला, अरे बिरजू, क्या हो गया? तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या कहूँ, इस बार मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब तो बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अरे चिंता मत करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सेठ रामलाल से थोड़ा कर्ज ले लेता हूँ। जब अगली फसल अच्छी होगी तो उसका कर्ज चुका दूंगा। रघु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे सेठ रामलाल का नाम सुनते ही अपने गांव के उजड़े चेहरे याद आने लगे। अरे तुम पागल हो गए हो क्या बिरजू? तुम नहीं जानते कि सेठ रामलाल कितना लालची है? उसने न जाने कितनों की जमीनें छीनी है और न जाने कितनों को घर से बेघर कर दिया है। अरे तो मैं क्या करूं भाई, मेरे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है। मेरा बेटा है, बीवी है, माँ है, सबका पेट कैसे पालूं? देखो मित्र, तुम कोई और उपाय सोचो, लेकिन मैं तुमको सेठ रामलाल के पास नहीं जाने दूंगा। अब तुम मुझे ही देख लो, मेरी जमीन आधी बंजर है और जो बाकी है वो कुछ उगाती नहीं। फिर भी मैंने उस सेठ से कभी मदद मांगी क्या? अरे भाई, तुम मदद मांगोगे भी कैसे? तुम्हारी जमीन तो खुद कर्ज के लायक ही नहीं है। वैसे तुम्हारी सलाह तो ठीक है, पर क्या करूं, मुझे कोई और चारा नहीं दिखता। चलो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद बिरजू वहाँ से चला जाता है। रघु उदास होकर अपने खेत में काम करने लग जाता है, लेकिन उसे बिरजू के कहे हुए बात का बहुत बुरा लगता है। वो अपने आधे सूखे खेत के बारे में सोच रहा था कि इधर बिरजू सेठ रामलाल की हवेली पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल सूख गई है और मेरे पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा सा कर्ज की जरूरत है। अरे बिरजू, तुम मेरे कर्ज देने का तरीका जानते हो ना? अगर तुमने ब्याज सही समय पर नहीं चुकाया तो वो इतना बढ़ जाएगा कि खुद मुझसे ही उसका हिसाब नहीं किया जाएगा। साफ साफ कहूँ तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है सेठ जी। सेठ बिरजू को कुछ पैसे दे देता है और मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। बिरजू उम्मीद लिए वहाँ से चला गया, लेकिन जैसे ही वो गया, सेठ रामलाल की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, अगर किसी दिन तुम्हारा भांडा फूट गया तो क्या सोचा है? अरे कौन सा भांडा? आधे किसानों की फसल तो तुमने ही कीटनाशक डालकर बर्बाद कर दी, और जब किसान कर्ज लेने आता है तो तुम उन पर भारी ब्याज ला दिया करते हो और उनके खेत पर कब्जा कर लेते हो। अरे मेरा भांडा कभी नहीं फूटेगा, और अगर फूट भी गया तो मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सेठ की आंखों में एक रहस्यमय चमक थी और उसकी पत्नी की आंखों में लालच की एक विकृत रोशनी। इधर रघु जब घर लौटा तो उसके मन में बिरजू को लेकर चिंता की लहरें थीं। उसके घर के आंगन में उसकी पत्नी कविता बैठी हुई थी। रघु अपनी पत्नी कविता को सारी घटना बताते हुए चिंतित स्वर में बोला, अरे कविता, न जाने ये गांव वालों को क्या हो गया है। मैंने बिरजू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बस एक ही रट लगाए बैठा था। मुझे सेठ जी से कर्ज लेना है तो लेना है, और अब तक तो जाकर ले भी लिया होगा। देखना कविता, उसका खेत भी अब उसके हाथ से चला जाएगा। न जाने इस लालची सेठ का अंत कब होगा और गांव वालों को कब इससे मुक्ति मिलेगी। कविता सोच में डूब जाती है। रघु बस हल्के से मुस्कुरा देता है और फिर खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब रघु की आंख खुली तो वह अपने घर में सेठ रामलाल और उसकी पत्नी को देखकर चौंक गया। अरे सेठ जी, आप इस गरीब के घर में? ये तो कोई चमत्कार ही लग रहा है। देखो रघु, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। सेठ जी, अब आप जैसे अमीरों को हम जैसे गरीबों से भला क्या ही काम हो सकता है। सुनो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि गांव की अब ज्यादातर जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। सिर्फ बिरजू की ही जमीन बची थी और उसने अब मुझसे कर्ज ले लिया है। हाँ, मैंने उसको समझाया था कि वो आपसे कर्ज ना ले, लेकिन उसने वही गलती दोहराई। हाँ, मुझे सब मालूम है। मैं ये भी जानता हूँ
तुम गांव के सबसे चतुर आदमी हो। आप घुमा फिरा कर बात मत करिए सेठ जी, सीधा मुद्दे पर आइए। हाँ, तो मुद्दे की बात यही है कि अब सिर्फ तुम्हारी ही जमीन बची है जिसे अब तक हम नहीं ले पाए हैं, और हमें पता है कि तुम हमसे कर्ज कभी नहीं लोगे, इसलिए कब्जा भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम तुम्हारी जमीन साक्षात खरीदना चाहते हैं। रघु यह सुनकर अचंभित रह गया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेठ जी, मेरा खेत आधा बंजर है, उसमें मैं कितना पसीना बहाकर फसल उगाता हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अरे गांव के तो सारे किसान अचंभे में रहते हैं, भला मैं उस पे फसल कैसे उगा लेता हूँ। अब आप ये बताइए, उस जमीन का आप करेंगे क्या? कोई भी किसान उसमें हल नहीं चला पाएगा। अरे तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उसमें हल कैसे चलाऊंगा। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बोलो। मुंह मांगी कीमत, और वो भी एक बंजर जमीन की? आखिर ऐसा क्या है उस जमीन में? अरे भाई, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। इतना सुनकर रघु गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद रघु बोला, देखिए सेठ जी, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जमीन मुंह मांगी कीमत पर नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है। इतना सुनकर सेठ की पत्नी धीरे से सेठ के कान में बोली, अरे मैंने आपसे कहा था ना, ये मूर्ख है, ये कभी नहीं मानेगा। इधर रघु की पत्नी कविता रघु के कान में धीमी आवाज में कहती है, तुम जानते हो सेठ रामलाल का पूरे गांव में दबदबा है। अगर उसने खेत पर कब्जा कर लिया तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो रकम सेठ दे रहा है उसे ले लो, वैसे भी तुम्हारा खेत तो आधा बंजर है। रघु का मन नहीं मान रहा था, लेकिन कविता के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कविता, तुम सही कह रही हो, लेकिन चलो ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, ये हुई बात। चलो, अब तुम्हारे पिता का सारा कर्जा माफ कर दिया और आज से तुम्हारा खेत भी मेरा हो गया। मेरे पिता का कर्ज? ये क्या कह रहे हैं आप सेठ जी? देखो, मैं समझाता हूँ। तुम्हारे पिता ने कई साल पहले मुझसे कर्ज लिया था और वो कर्ज चुकाए बिना ही मर गए, और अब हमें तुम्हारी जमीन की जरूरत है, इसलिए हम कर्ज को ब्याज सहित चुकता करते हैं। तो अब से तुम्हारा खेत हमारा हो गया, बस। सेठ रामलाल और उसकी पत्नी दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। रघु अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे ये तो सरासर लूट है, अन्याय है। मैं चुप नहीं रह सकता कविता, मैं मुखिया से इस मामले में बात करूंगा। कुछ देर बाद रघु मुखिया के पास चला जाता है और उसे सारी घटना बताते हुए कहता है, मुखिया जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। सेठ रामलाल ने मेरे खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हाँ, अब भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? रामलाल का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये गांव गरीब है, सब डरते हैं, तो करें क्या? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कुछ तो कहिए मुखिया जी, सुनिए। मुखिया रघु की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। रघु की आंखों में निराशा थी। इसके बाद रघु आंखों में निराशा लिए हुए अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी कविता गहरी सोच में डूबते हुए रघु से बोली, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, आखिर सेठ रामलाल ने तुम्हारा खेत क्यों लिया? वो खेत उसके काम का नहीं था और कोई भी किसान उस पे हल नहीं चला सकता। हाँ कविता, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। कुछ तो ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। रघु का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो समझ गया कि कोई ना कोई तो रहस्य जरूर छुपा हुआ था। अगले दिन रघु अपने खेत की ओर जाता है, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है। उसने देखा कि सेठ रामलाल और उसकी पत्नी उसके खेत में खड़े थे। वो दोनों रघु के खेत को घूरे जा रहे थे। बड़ी ही विचित्र बात है, आखिर ये दोनों पति पत्नी मेरे खेत में कड़ी धूप में क्या कर रहे हैं? तभी सेठ रामलाल की नजर रघु पर पड़ती है और वो गुस्से से रघु को बोलता है, अरे तुम्हें लगता है अब तक समझ में नहीं आया? ये खेत अब हमारा है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत दिखाई देना। रघु चुपचाप वहाँ से चला जाता है और जंगल की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद वो जंगल में एक घने वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज सुनाई दी, तुम्हें पता नहीं है क्या, जंगल में साधारण मनुष्यों का आना मना है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, लगता है मैं गलती से यहाँ आ गया। तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। सुनो,
मनुष्य चिंता में ही वहां पहुंच जाता है जहां पर वो कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। रघु साधु को सारी घटना बताने लगता है। और इस तरह से साधु महाराज, मेरी जमीन पर सेठ रामलाल ने कब्जा कर लिया। गांव में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनो, सेठ रामलाल पर नजर रखो, तुम जल्द ही एक सच तक पहुंच जाओगे। मैं आपकी बात नहीं समझा साधु महाराज। सब समझ जाओगे बच्चा, बस सेठ रामलाल पर नजर रखो, वो बड़ा ही रहस्यमयी व्यक्ति है, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं। रघु अपने मन में कई सवाल लिए हुए अपने घर चला जाता है और सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, आखिर सेठ रामलाल ने तुम्हारा खेत क्यों लिया? वो खेत उसके काम का नहीं था और कोई भी किसान उस पे हल नहीं चला सकता। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कविता। मैं आज रात से ही सेठ रामलाल पर नजर रखूंगा। रात के सन्नाटे में रघु अकेला हवेली की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में सवालों की आंधी थी। कुछ तो ऐसा था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन घट रहा था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी नजर मुख्य द्वार पर पड़ी। वहां सेठ रामलाल अपनी पत्नी के साथ लालटेन लिए निकलते हुए दिखाई देता है। वो दोनों धीमी आवाज में बातें करते हुए बाहर जा रहे थे। गांव वाले सब सो चुके हैं, अब हमें रघु के खेत की तरफ जाना चाहिए। धीरे धीरे चलो। सही कहा, जब हम दोनों खेत पर खड़े थे तो वहाँ रघु आ गया था। अच्छा किया तुमने उसे भगा दिया। रघु ने सांस रोक ली और दबे पांव उनकी बातें सुनता रहा। तभी अचानक उसका ध्यान एक विचित्र बात की ओर गया। हवेली का मुख्य द्वार हमेशा एक चौकीदार की निगरानी में रहता था, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था, न कोई सेवक न कोई आहट। हवेली भीतर से पूरी तरह सुनी लग रही थी और सेठ इतनी जल्दी में था कि हवेली का दरवाजा बंद करना तक भूल गया। इतनी बड़ी हवेली और अंदर इतना सन्नाटा, ये तो कोई संयोग नहीं हो सकता। रघु दबे पांव हवेली के भीतर घुस जाता है। हर कदम पर फर्श की लकड़ी कराह रही थी, जैसे हवेली खुद उसकी मौजूदगी दर्ज कर रही हो। तभी उसके कानों में एक कराह घुसती है, धीमी टूटी हुई लेकिन तीखी। बचाओ, कोई है क्या? ये आवाज तो किसी कैदी की पीड़ा की है। रघु उस आवाज की दिशा को पहचानता है और गलियारे में आगे बढ़ जाता है। वहाँ एक कमरा था जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। आवाज उसी कमरे से आ रही थी। उसने बिना शोर किए कुंडी खोली और भीतर झांका। कमरे में एक 14 वर्षीय बालक कुर्सी से बंधा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। रघु ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसके मुंह से कपड़ा हटाया और रस्सियां खोली। लड़का बुरी तरह थका हुआ डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राजसी तेज था। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है? मेरा नाम आदित्य है। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, राजा विक्रम का पुत्र। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी भूले इतिहास का पन्ना अचानक सामने आ गया हो। क्या राजकुमार? लेकिन तुम यहाँ कैसे? 4 साल पहले मेरा अपहरण हुआ और जब मुझे होश आया तो मैं इस जगह पर बंधा हुआ था और मेरे सामने एक मोटा आदमी खड़ा था जो मुझसे एक रहस्य जानना चाहता था। इस गांव में एक खेत है जिसके नीचे सोने की मणि दबी हुई है। ऐसी मणि जो किसी भी व्यक्ति को, जो किसी भी वस्तु को छुए तो उसे सोने में बदल सकती है। उस आदमी को किसी तरह से इस रहस्य का पता चल गया और 4 साल से वो मुझसे वही पूछ रहा है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं जानता था जैसे ही मैं सच्चाई बताऊंगा वो मुझे मार देगा। रघु गहरी सोच में डूब जाता है। उसके चेहरे पर चिंता और आश्चर्य दोनों एक साथ उभर आती है। अच्छा, तो सेठ रामलाल ने इसीलिए जबरन कल मेरे खेत पर कब्जा कर लिया, और वो भी वो खेत जो पूरी तरह से बंजर है। हाँ, परसों ही उसने मुझे बहुत मारा था। मैं दर्द से कराह रहा था। हाँ, तब मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि मणि उस खेत में दबी हुई है जो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि मेरी एक ही उम्मीद थी, शायद मुझे कोई ढूंढ ले। रघु की आंखें फैल गईं। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। इसीलिए उसने मेरे खेत को चुना। लेकिन वो खेत इतना बड़ा है, सेठ रामलाल को भला कैसे पता चलेगा कि वो मणि कहाँ है? मैं जानता हूँ कि मणि कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या भरोसा
कि तुम भी सेठ की तरह निकलो और मणि के लिए मुझे धोखा दे दो। क्या पता कि तुम सेठ के ही आदमी हो। कुछ क्षणों तक चुप्पी रहती है। फिर रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और आदित्य की आंखों में देखकर बोला, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। आज रात ही मैं तुम्हारे पिता राजा विक्रम से मिलने जाऊंगा और मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? आदित्य ने पहली बार हल्का सा सिर हिलाया। रघु ने फिर से उसे उसी स्थिति में बांधा ताकि किसी को शक न हो। फिर कुंडी लगाकर बाहर निकल गया। हवेली अभी वैसी ही शांत थी, लेकिन रघु जान चुका था कि यह सन्नाटा असली नहीं था, यह किसी बड़े षड्यंत्र की नींव थी। इसके बाद रघु सीधे राजमहल चला जाता है। वहाँ द्वार पर खड़ा एक सैनिक उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रात के समय कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। अरे भाई, मुझे महाराज से मिलना अत्यंत आवश्यक है। मैं उनके 4 वर्ष पूर्व गायब हुए पुत्र के बारे में जानता हूँ। जाकर जल्दी से महाराज को बताओ। सैनिक चौंक गया। उसने बिना विलंब किए रघु को राजकक्ष तक ले जाता है, जहाँ राजा विक्रम सिंह रानी सौम्या के साथ विराजमान थे। कौन है यह युवक और तुम इसे मेरे कक्ष में क्यों ले आए? महाराज, यह व्यक्ति कहता है कि इसे राजकुमार आदित्य के बारे में जानकारी है। क्या तुम्हें वास्तव में पता है मेरा पुत्र कहाँ है? क्या तुम सच बोल रहे हो? यदि हाँ, तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन ये सब मैं इनाम के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक पुत्र वर्षों से अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहा है और एक कैदी के रूप में बंद है। मैं तो केवल ये इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। रघु ने उन्हें सारी घटना विस्तार से बता दी। सुनकर रानी की आंखें भर आईं और राजा की मुट्ठियां कस गईं। सैनिकों, चलो, सेठ रामलाल की हवेली चलना है अभी। कुछ ही समय बाद राजा, रानी, रघु और सैनिक सेठ रामलाल की हवेली के बाहर थे। सेठ अपनी पत्नी के साथ रघु के खेत से लौट रहा था। जब उसने राजा को अपने द्वार पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ, इतनी रात गए कहाँ से लौट रहे हो? इतना बोलकर राजा विक्रम एक सैनिक से बोला, सुनो, हीरा के साथ भीतर जाओ और राजकुमार को बाहर लेकर आओ। कुछ ही पलों में रघु राजकुमार आदित्य के साथ बाहर आ गया। पिताजी। राजकुमार दौड़कर अपने पिता से लिपट गया और रोते हुए सारी व्यथा सुना दी। राजा का क्रोध अब चरम पर था। सेठ रामलाल, तुमने मेरे पुत्र का अपहरण किया। अब तुम्हारी सजा होगी मृत्यु। मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। रुकिए महाराज, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अभी भी एक प्रश्न का उत्तर बाकी है। राजकुमार ने मुझे बताया कि वो एक ऐसे रहस्य को जानता था जिसे केवल आप, रानी और मंत्री ही जानते थे, और मंत्री तो मर चुका है। तो ये रहस्य सेठ रामलाल को कैसे पता चला? राजा स्तब्ध रह गए। उत्तर दो, तुम्हें कैसे पता चला? सेठ रोते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री सूर्यदेव सिंह मेरा मित्र था और उसी ने ही बताया था कि राजकुमार एक सोने की मणि का रहस्य जानता है, और उसने एक योजना बनाई कि मैं राजकुमार का अपहरण कर लूंगा, और वो स्वयं तलवार का झूठा वार करके नदी में कूद गया। उसे तैरना आता था। उसके बाद सभी ने मान लिया कि वो मर गया, जबकि हम दोनों उस मणि को प्राप्त करके सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाएंगे। यही योजना थी महाराज। क्या तुम जानते हो कि सूर्य सिंह अब कहाँ है? वो मेरी हवेली के गुप्त कक्ष में रहता है। बहुत गहरी नींद में सोता है। अभी भी सो रहा होगा। सैनिकों, जाओ, उसे भी पकड़कर बाहर ले आओ। कुछ ही देर में सूर्य सिंह को खींचते हुए लाया गया। मंत्री सूर्य सिंह, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। तुमने राज्य और राजा दोनों से विश्वासघात किया। तुम्हारी सजा तो निश्चित है। राजा ने सूर्य सिंह, सेठ और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर कारागार भेज दिया। इसके बाद राजकुमार आदित्य से सोने के मणि का पता पूछा और हीरा के साथ वहां पहुंच गए। लो, अब यह मणि तुम्हारी है। तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई। यह मणि तुम्हारे ईमानदारी और साहस के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है तुम इसका उपयोग न सिर्फ अपने गरीबी दूर करने के लिए करोगे, बल्कि लोगों की सहायता के लिए भी करोगे। सही कहा ना मैंने? अवश्य महाराज, लेकिन मुझे धन नहीं, संतोष चाहिए था, जो कि मुझे आज मिल गया। इसके बाद राजा अपने पुत्र और रानी के साथ महल लौट गया। कुछ समय बाद हीरा अमीर हो गया। गांव वालों को लालची सेठ से मुक्ति मिल गई। लालची सेठ और हीरा की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।
मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।